बागेश्वर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितु बसंत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सभी अहम खबरों के साथ। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने जनपद में कोरोना मामलों की जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक जिले में 36,652 लोग जनपद में आ चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जनपद में 32,714 लोगों ने क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली है। उन्होंने बागेश्वर जनपद में कोरोना मामलों की जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 93 मामले बागेश्वर में सक्रिय आए हैं, जिनमें से 80 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जनपद में एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की संभावना न बन सके। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं, लेकिन इसके जिला प्रशासन व सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन को धार्मिक स्थल खोलने के समय फॉलो करना होगा। देखिए, अभी तक जो प्रवासियों के आने की संख्या है वो 36,652 है, जो आज तक का डेटा है हमारा। और उसमें जो 32,714 लोगों ने अपनी क्वारंटीन अवधि भी पूरी कर ली है और शेष लोग डिफरेंट टाइप की क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे हैं। और अभी जनपद में अभी तक हमारे 93 पॉजिटिव केस आ चुके हैं और जिसमें से 80 लोग ठीक हो गए हैं, यानी वो डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से। और एक डेथ है और 12 केस अभी एक्टिव है। तो उनका हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो कोविड हॉस्पिटल है उनमें उनका उपचार चल रहा है। और अभी भी हमारा जो स्टेजिंग एरिया है वहाँ पे हमारे इंसिडेंट कमांडर्स और सारी टीम लगी हुई है, जो आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी हेल्थ स्क्रीनिंग हो रही है। हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद डिसीजन लिया जाता है कि इनको कौन से क्वारंटीन सेंटर में भेजना है। तो अभी कार्रवाई हमारी गतिमान है और आशा, एनएम और आंगनबाड़ी वर्कर का जो सर्वे है वो भी लगातार चल रहा है। और जो रैपिड किट के माध्यम से टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो भी डिस्ट्रिक्ट में गतिमान है, ताकि कम्युनिटी में कहीं ऐसा फैलाव तो नहीं है ये हमें पता चल सके। तो अभी भी सारी पूरा टीमें बहुत मुस्तैदी से काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी सभी लोग काफ़ी सीरियसली काम करेंगे ताकि हम इस संक्रमण को फैलने से रोक पाएँ। और साथ ही मेरी हर बार की तरह सभी से ये अपील रहेगी, सामान्य जनता से, कि सभी लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। तो मुझे लगता है इससे काफ़ी हद तक हम उस फैलाव को रोकने में सफल हो पाए। देखिए, जहाँ तक धार्मिक स्थलों की बात है वो माननीय मुख्य सचिव महोदय के आदेश से पहले भी आए हुए थे कि कोई भी जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिस भी धर्म के धार्मिक स्थल है वो अपना एक एसओपी पूरा दिया हुआ था, उसके अनुसार वो ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे जनपद में एक्चुअली किसी की एसओपी हमें प्राप्त नहीं हुई थी। तो एक बैठक के एडीएम की अध्यक्षता में अभी की गई है जिसमें सभी लोग विद्यमान थे। तो जैसे ही सब लोग अपनी एसओपी सबमिट करके और अपने अपने धार्मिक स्थल खोल सकते हैं। लेकिन काफ़ी विस्तृत एसओपी है तो उसका अनुपालन सुनिश्चित करना पड़ेगा ताकि कहीं भी पब्लिक में इसका संक्रमण ना फैले। तो इसका उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ज्वाला देवी वार्ड की सभासद नीमा दफौटी आज अपनी वार्ड की पानी, बिजली और विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। उनका कहना है कि वार्ड में इन दिनों मानसून के चलते इंटर कॉलेज से कफल खेत जाने वाली सड़क टूटने से पानी का बहाव उनके वार्ड की तरफ हो गया है, जिससे वार्ड के घरों में आए दिन पानी घुसने की समस्या आ रही है, जिससे वार्ड में लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के दौरान बताया कि उनके वार्ड में बिजली के पोल भी दूर हैं, जिससे बरसात में तार टूटने से वहां विद्युत भी बाधित हो रही है। इस मौके पर उन्होंने जिलाधिकारी से तुरंत वार्ड में पानी घुसने की समस्या का निराकरण करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की अपील की। ज्ञापन अभी जो ऊपर से इंटर कॉलेज से या ऊपर में खींचे जो नाला बड़ा बहता हुआ आता है विवेक होटल के पास से नीचे आइडियल कॉलोनी में जाता है। आइडियल कॉलोनी में जा कर के वो पानी सारा फैल जाता है, क्योंकि आइडियल कॉलोनी में नगर पालिका तो नाला बना नहीं सकती है। इसलिए हमने ज्ञापन दिया कि आइडियल वाले वो उसको नाली बना के दे अभी। और क्या प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? अभी हमने ज्ञापन एडीएम सर को दिया था, उन्होंने कहा कि ये हम करवा देंगे। अभी बरसात में बह गई है, उसका बहता हुआ पानी, मलबा, पत्थर सहित ये सारा लोगों के घरों में घुस रहा है। उसके बारे में भी हमने एडीएम सर से बात की है
और तीसरा है फिर ये कि नेगी जी का जो हाइडल का तार है मोटा वाला, वो तार उनके घर के आंगन बरामदे को छूता हुआ जा रहा है। बरसात में बच्चों की भी डर रहती है, इसलिए हमने उसके लिए भी यहाँ पर अभी ज्ञापन किया। हमारे बच्चे बाहर नहीं आ पाते हैं, खेल नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए थे। एप्लीकेशन तो हमने काफ़ी बार दी हुई थी, लेकिन कार्यवाही तो अभी तक कुछ नहीं हुई है। पर आज आश्वासन मिला है कि ये काम जल्दी से जल्दी होगा करके। इसलिए दिया है क्योंकि मेरे छत के ऊपर जो है बिजली का हैवी लहर जारी है और दिन को इसी बारिश के मौसम में मेरे बच्चों को खतरा है। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर आक्रोशित हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अब भाजपा सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यहां बागेश्वर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज पेट्रोल पंप पर इकट्ठा होकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व दर्जा मंत्री राजेंद्र सिंह टिगड़िया ने कहा कि सरकार कोरोना काल में गरीबों के साथ उत्पीड़न का व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां इस समय सरकार को गरीबों की सहायता के लिए महंगाई को कम करना चाहिए, वहीं सरकार हर दिन रोजमर्रा की चीज़ों के दाम बढ़ाती जा रही है। यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि सरकार जल्द से जल्द इस महंगाई को कम नहीं करती है तो वे सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी का पेट्रोल और डीजल के दाम में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेतहाशा वृद्धि कर दी है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी यह आंदोलन कर रही है। हर पेट्रोल पंप के बाहर बैठ रही है और जनता को बताना चाहती है कि ये सरकार एक वादा करके आई थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज हमें पता नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा कहीं कहाँ अच्छे दिन है। ये हम ढूंढ रहे हैं। अब कुछ समय बाद हम टॉर्च लेके पूरे अच्छे दिनों को ढूंढेंगे इसी बागेश्वर जिले में, पूरे बागेश्वर और कपकोट विधानसभा में, कि जब मोदी जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कहा कि हमारी सरकार बनाओ और अच्छे दिन लाएंगे। पता नहीं हम अच्छे दिन कहाँ है भूल गए, क्योंकि आज एक दूसरी मार गरीब पर क्यों पड़ी है, क्योंकि मिट्टी का तेल इन्होंने बंद कर दिया। बहुत से गरीब लोग इस पेट्रोल पंप से डीजल लेके जाते हैं, उससे खाना बनाते हैं। आज डीजल के दाम आप देख रहे होंगे 75-80 रुपया जा रही है। इससे इन्होंने वादा कर रखा था कि गरीबी हट जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये गरीबों को ही हटाने के चक्कर में है। तो इस प्रकार गरीब को मिटाने के चक्कर में इस जनता के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के जो हुक्मरान है, जो प्रदेश में बैठी है, जो इस केंद्र में सरकार बैठी है, ये निकम्मी सरकार बैठी है, इस निकम्मी सरकार के खिलाफ पूरे कांग्रेस में, पूरे प्रदेश में एक व्यापक जन आंदोलन चलाएगी, जिससे जनता तक ये बात जाएगी। आज आप देख रहे होंगे कि गांव की हालत क्या होगी। कोरोना ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, लेकिन इस सरकार को जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी दया नहीं है गरीब को। और ये सरकार गरीबों को मिटाना चाह रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ाते रहे। कह रहे हमने 4 किलो चावल दे दिया करी। भाई 4 किलो चावल से एक महीने पूरा परिवार बच जाएगा क्या? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से पूछना चाह रहा हूँ कि हम मोदी जी कह रहे हैं कि हम फ्री का राशन दे रहे हैं। अरे फ्री का राशन क्या दे रहे हो? देते हो तो हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 10,000 रुपया महंगा दो, हर गरीब के घर में 10,000 रुपया महंगा दो। हम मांग कर रहे हैं, कांग्रेस की मांग है, ये आम जनता की मांग है। इस मांग को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे भी जारी रखा। धन्यवाद। इस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सबसे निचले स्तर पर है, $40 प्रति बैरल के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। जब कांग्रेस की सरकार थी $128 प्रति बैरल ये था, तब भी 70 से ऊपर नहीं गया। आज $40 प्रति बैरल $1 प्रति बैरल है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो 80 पार कर चुका है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, वहाँ 50 से ऊपर इसकी कीमत नहीं है पेट्रोल डीजल की। क्या कारण है? केवल भारत में इतनी महंगाई है। जो मोदी सरकार, जो बीजेपी सरकार महंगाई के खिलाफ, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ
देश के समस्याओं को समाधान करने के लिए सरकारों ने जनता से जो उन्होंने वायदे किए थे, एक भी वादा उन्हें पूरा नहीं किया। जनता को उन्हें छलाया, ठगा है और अपने तिजोरी भर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे डबल इंजन की सरकार प्रदेश में उन्होंने रोडवेज का किराया दूने से भी ज़्यादा बढ़ा दिया। इससे बड़ा अत्याचार जनता के साथ क्या हो सकता है। आज इसकी परिणति ये जो माल भाड़ा बढ़ गया है, आलू, प्याज, टमाटर, मूली, गाजर आसमान छू रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर चुके हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मध्यमस्त हाथी की चाल चल रहे हैं, जनता को पूछे जा रहे हैं, जनता के खून पसीने की कमाई को ये चूर चूर कर रहे हैं। जनता की समस्या के इनका कोई ध्यान नहीं है। आने वाला समय जनता इनको जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी जब तक ये महंगाई कम नहीं करेंगे, अपने जो गाड़ी में रोडवेज बसों के किराए 2 लाख क्या है उसको वापस नहीं लेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही, जनता के हितों के साथ संघर्ष करेगी। पूरा देश जो है कोरोना जैसी महामारी से ग्रस्त है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जब से लॉकडाउन की घोषणा की तब से लेके हमारे लाखों प्रवासी भाई बेरोजगार हो गए हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। ऐसे में सरकार लगातार मध्यम वर्ग पर, किसान पर और बेरोजगारों पर लगातार महंगाई की मार मारे जा रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े जा रहे हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि पेट्रोल के दाम से डीजल के दाम अधिक बढ़े हैं। सरकार को चाहिए कि पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर करे, महंगाई स्थिर करे, नहीं तो कांग्रेस, महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरने को बाध्य। बागेश्वर परिवहन विभाग ने कोरोना काल में परेशान व्यावसायिक वाहन चालक और परिचालकों को आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ARTO निखिल शर्मा ने बताया कि राज्य परिवहन विभाग के निर्देश पर कोरोना काल में व्यावसायिक वाहनों पर सेवायोजित चालक परिचालकों को 1000 रुपये की दर से वन टाइम आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू की गई है। इसके लिए सभी वाहन चालक और परिचालकों के लाइसेंस, वाहन और बैंक संबंधी जानकारी फीड की जानी है। उन्होंने जनपद के सभी चालक परिचालकों को अपना विवरण greencard.uk.in/databank वेबसाइट में दर्ज कराने की अपील की है। देखिए, जैसे कि सबको पता है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक है, इसमें हमारा लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, जिसमें कि पैसेंजर जो कमर्शियल व्हीकल्स थी वो नहीं चल रही थी। तो उस टाइम पे बेसिकली ये लोग अनएम्प्लॉयड ही थे, जो भी चालक परिचालक थे, जो भी सवारी गाड़ियों के चालक परिचालक थे। तो उसी के मद्देनज़र जो पर्यटन विभाग ने एक बार के लिए इनको 1000 रुपये चालकों और परिचालकों को देने के लिए योजना बनाई है। तो उसके लिए हम ड्राइवरों का और कंडक्टरों का एक डाटा तैयार कर रहे हैं, जो कि हम अपने यहाँ से सत्यापित करके पर्यटन विभाग को देंगे और फिर वहाँ से उनको 1000 रुपये का एक बार का जो उनको देय है वो दिया जाएगा। तो इसके लिए इस डाटा को तैयार करने के लिए पोर्टल बनाया गया है greencard.uk.gov.in डाटा बैंक, जिसमें जाके चालक और परिचालक अपना गाड़ी का नंबर और अपना DL नंबर और कंडक्टर लाइसेंस नंबर, अगर वो परिचालक है तो कंडक्टर लाइसेंस नंबर अपना डालेंगे। एक गाड़ी के साथ एक ही DL मैप हो पाएगा। वो जब अपना डाल लेंगे, किसी भी CSC सेंटर पे जाके डाल सकते हैं, या खुद अगर वो इंटरनेट चलाना जानते हैं तो वो खुद से भी डाल सकते हैं। तो एक बार जब वो डाल देंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन फिर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, ARTO कार्यालय में आ जाएगी। फिर हम उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। व्यवस्था है ये जो भी बिना माल वाहन वाली जो गाड़ियाँ थी, देखो माल वाहन तो गुड्स कैरियर्स तो चल ही रहे थे, गुड्स व्हीकल्स उस टाइम पे, तो ये उनके लिए नहीं है। तो बिना माल वाहन वाली जितनी भी सवारी गाड़ियाँ थी, चाहे वो केमू की बसें हों या फिर टैक्सी मैक्सी, इनके जो चालक परिचालक हैं उनके लिए रोडवेज को हटा के जितनी भी पैसेंजर व्हीकल्स थे उनके चालकों और परिचालकों के लिए ये योजना है। हाँ, जितनी भी यहाँ पे गाड़ी चल रही थी, चालक और परिचालक जो भी गाड़ी चलाते हैं, जो लॉकडाउन के पीरियड में गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, तो उनके सबके लिए है, बशर्ते चाहे वो ऑल्टो हो, मैक्सी हो, बस हो, लोन पे हो, नहीं हो, हर बस ये शर्त है कि उनका एक ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए पैसेंजर गाड़ी को चलाने वाला, कमर्शियल गाड़ी को चलाने वाला, और वो उनकी एक गाड़ी से मैप होना चाहिए और उनको फ्री सहायता दी जाएगी। ये सीधा उनके अकाउंट पे जाएगी। इनफैक्ट जो अभी हम ये डेटा बैंक बना रहे हैं तो इसमें उनके अकाउंट की डिटेल्स भी वो शेयर कर रहे हैं अपने, तो और उसी अकाउंट डिटेल में जो वो शेयर कर रहे हैं उसी में ये सहायता उनको दी जाएगी।
बागेश्वर में मानसून के अलर्ट के बाद अब सरयू नदी के तट पर घाट और आस्था पथ बनाने जाने के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि इस बारे में विभागीय अधिकारियों से बात कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड से लेकर अग्निकुंड तक घाट का निर्माण करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि 1968.85 लाख की इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत सरयू नदी के किनारे विभिन्न घाटों के निर्माण के साथ साथ आस्था पथ का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही साथ अस्थियों आदि के विसर्जन करने के लिए नदियों के संगम में एक पृथक रास्ता भी बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि इस योजना के अंतर्गत मोक्ष द्वार बनाए जाने के साथ साथ गोमती पुल के नीचे एक प्रथम रास्ते का निर्माण भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी आदि ले जाई जा सकेगी। इस योजना के अंतर्गत वित्त प्राप्ति के 3 वर्ष के अंतर्गत संपूर्ण योजना के धरातली स्वरूप में उतारा जाना प्रस्तावित है। सरयू और गोमती नदी के तट पे है और काफ़ी सुंदर शहर है और यहाँ पे काफ़ी घाट का निर्माण हुआ सिंचाई विभाग की तरफ से, लेकिन अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो सूरज कुंड से लेकर के अग्निकुंड तक घाटों का निर्माण कराने की आवश्यकता है। तो इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी हुई है। तो इसके मद्देनजर सिंचाई विभाग ने एक प्राक्कलन तैयार किया हुआ है 19 करोड़ 68 लाख का, जिसमें जो दोनों हमारी नदियां हैं उस पर सूरज कुंड से लेकर के अग्निकुंड पुल तक पूरा घाटों का निर्माण किया जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और उसके तहत सुरक्षात्मक एवं बाढ़ सुरक्षा से कार्य भी किए जाएंगे। और दोनों नदियों का जो संगम है वहाँ पे आस्था पथ का निर्माण प्रस्तावित है और वहाँ पे जहाँ पे घाट है वहाँ पे मोक्ष द्वार का भी निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सिंचाई विभाग ने बनाई है और उसका प्रेजेंटेशन भी किया था उन्होंने। तो बहुत ही अच्छा अभी वो पूरा जो प्राक्कलन है और जो योजना है वो बहुत अच्छी उभर के आ रही है और बहुत अच्छी योजना है बागेश्वर के लिए। तो इन्होंने अभी उसकी शासन में एक टीएसी उसकी हो चुकी है, दूसरी टीएसी जुलाई या अगस्त में प्रस्तावित है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी योजना साबित होगी यदि ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गई। तो हमारी तरफ से सिंचाई विभाग को ये निर्देशित किया गया है कि उसको जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराएं उस योजना को और अच्छे तरीके से पूरे गुणवत्तापूर्ण उसमें कार्य हो और समय से कार्य हो, ताकि जनपद वासियों का उसका पूरा से पूरा लाभ हो और बागेश्वर शहर जो हमारा इतना सुंदर है उसकी जो एक सुंदरता है उसमें और वृद्धि हो। तो ये योजना सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई है और बहुत अच्छी है। जी, इसकी लागत एक्चुअली 19 करोड़ 68 लाख की है, जिसमें सूरज कुंड से लेकर पूरा अग्निकुंड तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य भी है, आस्था पथ का निर्माण है, सौंदर्यीकरण है, घाटों का निर्माण है, मोक्ष द्वार का निर्माण है। और अभी आप देखते हैं जो सौदा के लिए लकड़ी आती है उधर रास्ते से आती है, तो ये गोमती नदी के जो किनारे है जहाँ मकान बगीचा है उधर से एक वो उनका कोई पथ बनाने का एक प्रस्ताव है जिससे इधर से लोगों को लकड़ी ले जाने में आसानी हो। तो बहुत अच्छी एक योजना उन्होंने बनाई हुई है। तो मेरा बस उनको यही निर्देश है कि वो समय से उस योजना को पूर्ण कराएं और पूरा कार्य जो है गुणवत्तापूर्ण। उनके एक बार विभाग के उच्च अधिकारी भी आए थे, हमारे यहाँ भी मिल के गए, डिस्कशन पूरा हुआ है और एक बार उनकी शासन में उस पर बैठक भी हो चुकी है। दोबारा इनकी बैठक जुलाई या अगस्त में प्रस्तावित है। मैंने भी बात करी है कि जल्दी से बैठक करके इस योजना को तत्काल स्वीकृत करके उसमें कार्य प्रारंभ हो ताकि जल्दी से जल्दी उसका लाभ और समय समय पर उनको निर्देशित किया जाता रहा है कि सभी विभाग अपनी तैयारी कर लें। जैसे यदि हम PWD की बात करें तो वो नोडल होते हैं, तो सभी जगह जो हमारे संवेदनशील स्थान है, जो स्लाइडिंग एरियाज है, वहाँ पे JCB की तैनाती की गई है, ऐसा फीडबैक हमें मिला है। और जो राशन होता हमारा 6 महीने का एडवांस में जाता है जो पैदल गोदामों में, तो वो भी चला गया है और उसकी समीक्षा भी हमने पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि मेरे द्वारा कि उसकी समीक्षा भी करते रहें और जितने भी जो शॉप्स हैं वहाँ पे किराना की दुकानें होती हैं उनके साथ सभी मीटिंग कर लें ताकि फ्यूचर में कहीं यदि रोड बंद होती है, इस टाइप की परिस्थिति आती है तो लोगों को खाने पीने या राशन की कोई परेशानी ना हो। और इसी तरह मेडिकल की जो भी बरसात की जो मेडिसिन होती है वो CMO ने अवगत कराया, वो सभी जगह भेजा जा चुका है। पशु चारे की व्यवस्था करने के लिए पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है। तो अभी सभी विभाग अपनी अपनी तैयारी पूर्ण कर चुके हैं।
और सभी विभागों को कड़े निर्देश हैं कि जैसे भी कोई इस तरह की स्थिति आती है, रोड बंद होती है, कहीं राशन की ज़रूरत होती है, कहीं मेडिकल की ज़रूरत होती है, तो सभी विभाग तत्परता से कार्रवाई करें ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो आज की डेट में अभी कल काफ़ी बारिश हुई थी, परसों भी हुई थी कपकोट में खास तौर से, और बागेश्वर के कुछ एरिया में हुई थी, तो कुछ रोड्स हमारी बंद है, वहाँ पे जेसीबी पहुँच गई है और उसको बनाने का काम कर रही हैं। और जो आप देख रहे होंगे नगर के कुछ नाले ऐसे हैं जिनमें काफ़ी समस्या आ रही, तो उसको लेकर के भी हमने बैठक कर ली है कि उसको आगे वहाँ पे कोई परेशानी ना हो लोगों को, उसमें कमेटी भी हमने गठित की है। और कुछ जो नाले हैं उनका तो सोल्यूशन निकल गया है कमेटी के माध्यम से, लेकिन कुछ जो 1-2 नाले ऐसे हैं जिसमें लोगों की पर्सनल ज़मीन इन्वॉल्व है, यानी उनकी प्राइवेट लैंड है, तो ऐसे लैंड ओनर से भी बातचीत कमेटी कर रही है ताकि वो सहमत हो जाएं और उसकी जल निकासी जो है उसको हम अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो ये भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं ताकि नगर में जो जलभराव की स्थिति कहीं कहीं पे देखी जाती है वो भी फ्यूचर में। आज की अहम खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।